I am Nitin from Knowledge Cafe Group। आज मैं आप लोगों को इफेक्टिव आंसर राइटिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। As you know, the answer we deliver in the board exam should be perfect to achieve our targets। आप लोगों को पता ही है कि आपको 80 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में करना होता है और इस 3 आवर्स के समय में एटलीस्ट आपके पास आखिरी के 15 मिनट होने चाहिए जिससे आप क्वेश्चन पेपर या अपने आंसर शीट को रीचेक कर सकें। तो बच्चों, बात यहाँ ये आती है कि आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें कि आपके पास अंत में 15 मिनट बचे भी हों ताकि आप रीचेक भी कर सकें और जो आपने लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इसके लिए सबसे जरूरी हमें ये है कि हम पहले ये समझ लें कि कितने तरह के क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लेट मी डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने मिलता है वो होता है एमसीक्यू। देन देयर आर रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। फिर आपको शॉर्ट आंसर एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। उसके अलावा आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं जो कि शॉर्ट आंसर का ही एक पार्ट है। उसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स, डिफरेंसेस, डायग्राम और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है जनरली ये 5 मार्क्स में आता है। तो मैं एक एक करके आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा और मैं ये भी समझाऊंगा कि क्या एक कॉमन एरर है जो हम सब अपने पेपर्स में करते हैं और हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसा आप सबको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का रूल है कि यू शुड बी यूजिंग ओनली वन कलर पेन, दैट इज ब्लू। अब जब आप अपने आंसर स्क्रिप्ट को लिख रहे होते हैं तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करना है तो हाउ टू मेक इट मोर clear and effective so that it can be eye catchy to a examiner। कैसे आपको उस पर ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। तो सबसे पहला टाइप जो हमें देखने मिलता है वो मिलता है एमसीक्यू और रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस का। तो इस साल से ही ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है आपके सिलेबस में। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सेक्शन ए जो एमसीक्यू सेक्शन रहता है उसे अटेम्प्ट करने का सीधा सीधा दिखता है कि वो क्वेश्चन 1 और उसके सामने जो ऑप्शन सही होता है वो लिख देते हैं, जैसा आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 2 सी, क्वेश्चन 3 डी एंड इट इज लाइक दैट। तो बच्चों, ये जो तरीका है लिखने का ये बहुत ही गलत तरीका है क्योंकि इसमें आपसे कभी गलती भी हो सकती है। इसको एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि जब भी आप इसको अटेम्प्ट करें तो आप उस ऑप्शन के सामने उसका दिया गया आंसर भी लिख दें। जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन 1 का आंसर ए है और इसका आंसर है रिमेन अनचेंज्ड। तो ये आपको लिख देना चाहिए। इससे कभी अगर आपने गलती से ए की जगह बी लिख दिया या आपने उसको लिखते समय थोड़ी सी गलती कर दी, स्टिल यू हैव द राइट आंसर इन फ्रंट ऑफ दैट ऑप्शन, तो एग्जामिनर आपको वहां पे मार्क्स दे देता है। बात करते हैं रीजन असर्शन की। तो रीजन असर्शन जब आप लिख रहे होते हैं, रीजन असर्शन की जब आप लिख रहे होते हैं और आंसर, तो वहां पे सिर्फ ऑप्शन मेंशन नहीं करना चाहिए, आपको वहां भी पूरा स्टेटमेंट देना चाहिए। जैसा कि आप क्वेश्चन 5 में देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है A is false, A represents assertion here, but R is true, means R here is reason, so that is represented by a letter R। तो ये पूरा लिखने की जगह आप A और R सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स आपके 2 to 3 मार्क्स के रेंज में वेरी करते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जाननी होती है कि जब आप 2 to 3 मार्क्स के आंसर्स लिख रहे होते हैं तो आपको उन्हें स्टेप वाइज लिखना होता है। उसके अलावा वैल्यू टू द मार्क। अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यू ट्राई टू राइट इट विद इन 30 वर्ड्स एंड इफ इट इज ऑफ 3 मार्क्स यू गो between 3 to 50 words for writing that answer। शॉर्ट आंसर का एक वैरायटी जो हमें देखने मिलता है वो होता है रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पूछा जाता है कि ये चीज क्यों हो रही है। ज्यादातर क्वेश्चंस में व्हाई आपको लिखने मिलेगा या फिर वो डायरेक्टली आपसे गिव रीजन के फॉर्म में पूछा जाता है।
तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन का जब आप आंसर दे रहे होते हो तो आपको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो भी रीजन है, जो भी स्पेसिफिक वर्ड है पर्टिकुलर आंसर का, आप उसे अंडरलाइन करें। अच्छा, अब अंडरलाइन करने के लिए भी बहुत से बच्चे हड़बड़ी में सिंपल अपने पेन से एक स्ट्रोक कर देते हैं, जो कि बाद में कभी कभी गंदा लगता है देखने में। तो इसके लिए आपको सिंपल अपने स्केल का इस्तेमाल करना है और जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उसके नीचे अंडरलाइन खींचना है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं वो पेन से ना करने की जगह, पेन से करने की जगह आप वहाँ पेंसिल का इस्तेमाल करें। कभी गलती से अगर आपका वो स्ट्रोक इधर उधर हो गया तो वो एक क्रॉस पार्ट हो जाएगा और आपका वो आंसर लगेगा कि आपने उसे कट किया हुआ है। तो इससे बेटर है कि आप उसे पेंसिल से अंडरलाइन करें, ताकि अगर बाई चांस कोई गलती भी हो जाती है आपसे तो आप उसे इरेज करके वापस से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपको जो क्वेश्चन देखने मिलते हैं वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स करने का एक डेफिनेट पैटर्न हम सभी को अपने स्कूल्स में सिखाया जाता है, तो आप हमेशा उसका ध्यान रखा करें। पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल करके उसके सामने दी गई वैल्यूज को मेंशन करेंगे। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ इन्होंने f इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, h डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, h इक्वल टू +9 सेंटीमीटर, u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज b, उसके सामने उन्होंने क्वेश्चन मार्क बनाया है। तो गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है एंड यू ट्राई टू राइट इट इन सिंबल्स ओनली, क्योंकि आप अगर वहाँ वर्ड्स लिख रहे हैं तो आपको आगे फॉर्मूले में वो समझ में नहीं आएगा कि ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ आप मार्क्स मिल सकते हैं दैट इज राइटिंग फॉर्मूला। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मूला याद भी हो, कितना भी अच्छा हो, बट आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि सीबीएसई में यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलता है। रेस्ट आपको कैलकुलेशन के मार्क्स मिलते हैं, तो वो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपको फाइनल आंसर मिल जाता है तो बहुत से बच्चे जल्दी में वहाँ पे यूनिट मेंशन करना भूल जाते हैं, जो कि आपको हाफ मार्क्स कॉस्ट कर देता है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे अपना फाइनल, तो वहाँ बहुत ध्यान देंगे कि आपने SI यूनिट उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वहाँ पे मेंशन की हुई है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमें एग्जाम्स में डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस लिखने आते हैं। बहुत से बच्चों की ये हैबिट होती है कि वो डिफरेंस को पैराग्राफ्स में लिख देते हैं, जो कि डिफरेंस लिखने का एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि उसमें कंपैरिजन कर पाना एक एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक वैलिड वे नहीं है आपको डिफरेंस लिखने के लिए। जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस लिखा गया है और ये डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। तो जब भी आप डिफरेंसेस लिखेंगे तो आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और आप ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 3 to 4 पॉइंट आप उसमें कवर करें, और जो भी पॉइंट्स आप एज अ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इंग्रेडिएंट ऑफ प्लाज्मा को उसने अपना पहला पैरामीटर दिया है, तो उसने दोनों ब्लड और लिम्फ के बीच में उसी बेसिस पे डिफरेंस लिखा है। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी आप लिखेंगे वो ज्यादा सही होता है लिखने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में देखने मिलते हैं वो मिलते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको मोस्टली बायोलॉजी में देखने मिलते हैं। तो डायग्राम्स में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप डायग्राम्स पेंसिल से बनाएं, ताकि एरर होने की कंडीशन में आप उसे करेक्ट कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत से बच्चे डायग्राम बनाने के बाद उसकी लेबलिंग नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप जब भी डायग्राम बनाएंगे आपको उसकी क्लीन वे में लेबलिंग करनी है, अदरवाइज आप वहाँ पे मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो लेबलिंग बहुत जरूरी होता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में। लास्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? डायरेक्टली आपसे एग्जाम में कोई एक्टिविटी पूछी जाती है, या आपके एनसीईआरटी में भी गिवन होता है। आप अगर अपने एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने बहुत सारे एनसीईआरटी में एक्टिविटी के ब्लॉक्स देखे होंगे। वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको सीबीएसई डायरेक्टली पूछता है, राइट एन एक्टिविटी टू जस्टिफाई दिस फिनोमेना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चों ये जनरली ये क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स में आते हैं, और यहाँ पर आप मार्क्स कब लूज कर जाते हैं? जब आप इसे पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ में लिखने में क्या होता है, एग्जामिनर को क्लियरली समझ नहीं आता कि यहाँ पे आपको कितने मार्क्स अलॉट करने चाहिए। तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो वहां पर पैराग्राफ को अवॉइड करें और आप स्टेप वाइज राइटिंग को फॉलो करें। जैसा आप अभी मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
तो यहाँ पे हमने एक बायोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी को लिया है और आप दोनों वे को देख पा रहे होंगे कि कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी एक्टिविटीज के सारे स्टेप्स लिख लेंगे तो वहां पर आपको 2 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस बेसिकली रिजल्ट होता है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का, तो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। और ऑब्जर्वेशन से यहाँ मतलब होता है आपको क्या दिख रहा है, तो बेसिकली आप जो देख पा रहे होते हो वो ऑब्जर्वेशन होती है, और जो वो चीज देखने के बाद आपको समझ में आती है दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस और रिजल्ट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस लिखना बहुत जरूरी है चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस पे आपको 1 and 1 half मार्क्स अलॉट होते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे, और मोस्टली जितने भी आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं साइंस में, वहाँ एक कॉमन पैटर्न रहेगा। आपके जो भी कीवर्ड है आप उसे हाईलाइट कीजिए, उसे अंडरलाइन कीजिए। हाइलाइटर का इस्तेमाल एग्जाम्स में अलाउड नहीं है, तो आपको उसे अंडरलाइन ही करना होगा, और मैं उसे पेंसिल से ही अंडरलाइन करने के लिए रिकमेंड करूंगा। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा था। ये हमारी कुछ चीजें हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ कॉमन एरर्स हैं जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छा पेपर लिख सकते हैं जिसमें हमारे समय की भी बचत होगी, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पेपर को रिप्रेजेंट करके एक अच्छा टारगेट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको इससे आगे आने वाले एग्जाम्स में मदद मिलेगी। ये आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आपको होम एग्जाम में भी प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपकी हैबिट में ये चीज आ जाए और आप बहुत ही अच्छे स्कोर से अपने एग्जाम्स को दे सके। तो आई होप यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स टुगेदर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एकेडमिक्स। हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.